नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं अनीता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। आज आपको हम सारे अपडेट्स देंगे। एशिया मार्केट के साथ यूएस मार्केट के बारे में बताएंगे, कमोडिटी मार्केट और एफआईडीआई के साथ ब्रोकरेज हाउसेस बताने के लिए हमारे साथ वामाक्षी होंगी और हमारे सहयोगी शरद भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो नतीजे आए हैं उन पर बताने के लिए। साथ ही कौन कौन से स्टॉक्स आज खबरों में रहने वाले हैं वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एशिया मार्केट की बात करते हैं और एशिया मार्केट में किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है, क्या कुछ यहां अपडेट नजर आ रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ पूजा जुड़ रही हैं। जी पूजा, बताएं। जी गुड मॉर्निंग अनीता। बिल्कुल एशियाई बाजारों की अगर चाल देखें हम तो काफ़ी कमज़ोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। अभी कुछ ही देर में हो सकता है कि थोड़ी देर में ही बैंक ऑफ जापान के पॉलिसी रेट्स पर डिसीजन आ जाए। उसके पहले हम देख रहे हैं कि हल्की कमज़ोरी है। गिफ्ट निफ्टी देखिए करीब 71 अंक नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है और बाकी इंडाइसेस भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी वीकनेस ही देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार थोड़ी देर पहले हरे निशान में थे, लेकिन वहां पर भी अब वीकनेस आ चुकी है। 160 अंक नीचे है। कोरिया जापान के बाजार तो नीचे है ही, चीन के बाजारों में भी कमजोरी है और गिफ्ट निफ्टी भी आप देख रहे हैं इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहा है। तो कुछ ही देर में इस पर भी फैसला आ जाएगा कि बैंक ऑफ जापान के डिसीजन क्या हो सकता है। वैसे अनुमान यही है कि वहां पर शायद कोई बदलाव नहीं हो बैंक ऑफ जापान की तरफ से। बाकी अगर ग्लोबल मार्केट से संकेत देखेंगे तो काफी मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। कमजोर साइड पे क्यूज ज्यादा हैं। हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में डाउ जोन्स में जो लगातार 13 दिन से एक तेजी देखने को मिल रही थी, 1987 के बाद हमने इतना लंबा तेजी का दौर देखा। अब वहां पर ब्रेक लगा और हमने देखा कि डाउ जोन्स में 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। वजह ये थी कि वहां पर कुछ नतीजे भी कमजोर आए हैं और इसके अलावा बॉन्ड यील्ड्स में भी तेजी देखने को मिली। अब बॉन्ड यील्ड्स में जो तेजी आई वो इस कारण आई क्योंकि यूएस में दूसरी तिमाही के जो जीडीपी आंकड़े थे वो मजबूत आए। 2.4% की बढ़त वहां पर देखने को मिली। 2% का हमारा अनुमान था। अब अनिता, अगर इसको नॉर्मल डेज में अगर हम देखते तो जीडीपी के मजबूत आंकड़े आना इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस समय फेड ये कोशिश कर रहा है कि वहां पर हल्का स्लो डाउन आए और यही कोशिश की जा रही है कि ब्याज दरों का असर दिखे, लेकिन ऐसा कुछ जीडीपी के आंकड़ों से संकेत नहीं मिला। मजबूत आंकड़े जो आए, अब उससे ये माना जा रहा है कि फेड ब्याज दरों में जो बढ़त का दौर है वो आगे भी जारी रह सकता है। हालांकि आज भी काफी एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा आने वाला है पीसीई का। ये एक महंगाई का आंकड़ा होता है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। इस पर फेड की काफी कड़ी नजर होती है और वहां पर माना जा रहा है कि 0.2% की बढ़त मंथ ऑन मंथ देखने को मिल सकती है। देखना होगा कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगर ये आंकड़े आए फिर तो अच्छा होगा, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ नेगेटिव सरप्राइज मिला तो यहाँ पर कमजोरी और बढ़ सकती है और आगे और गिरावट भी हम देख सकते हैं अमेरिकी बाजारों में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। नतीजों का इम्पैक्ट हम देख ही रहे हैं। हनीवेल के नतीजे काफी कमजोर आए जिससे में डाउ जोन्स में और ज्यादा दबाव दिखा। दूसरी तरफ मेटा और रॉयल कैरिबियन के अनुमान से अच्छे नतीजे और इंटेल के भी नतीजे काफी अच्छे आए थे। तो काफी मिला जुला कारोबार है नतीजों को लेकर, जिसका कि असर हमने मार्केट्स में भी देखा। लेकिन हम अभी फिलहाल कमजोरी देख रहे हैं यूरोप के बाजार में। दूसरी तरफ देखें तो काफी अच्छे संकेत वहां से आ रहे हैं। ईसीबी ने ब्याज दरों में 1.25% की बढ़त की, जो कि एक्सपेक्टेड लाइन पर ही था। और इसके अलावा बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालें तो ब्याज दरों में बढ़त के अनुमान से बॉन्ड यील्ड्स 4% के पास पहुंच गए। डॉलर इंडेक्स में हमने तेजी देखी और ये दो कारण की वजह से हमने गोल्ड में देखा वहां पर दबाव था और 2 हफ्ते के निचले स्तर पर सोना कारोबार कर रहा था। कच्चे तेल में तेजी अभी भी बरकरार है और अप्रैल के बाद के ऊपरी स्तर पर अब कच्चा तेल टिका हुआ है $83 के आसपास। सप्लाई की चिंता को लेकर यहाँ पर कच्चे तेल में अभी भी एक तेजी का दौर बना हुआ है। अब आगे की चाल इसमें हम तय करेंगे, लेकिन अभी आज भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आने वाले हैं जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। कुल मिला के बात करें तो मिले जुले संकेत मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से। एशियाई बाजार कमजोरी ही इंडिकेट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े देख लेते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि आज के लिए एफएनओ सेटअप कैसा नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी
कैश मार्केट में अगर एफआईएस का आंकड़ा देखेंगे तो कमजोरी देखने को मिल रही थी और कल हमने देखा कि जुलाई सीरीज भी एक वीक नोट पर बंद हुई। करीब 4,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस करके गए। डीआईएस ने 2,528 करोड़ की खरीदारी की है, लेकिन एफआईएस की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर में 3,090 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। लेकिन अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो 41,865 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि एक्सपायरी के कारण भी ये आंकड़ा बड़ा लग रहा है। लेकिन इन आंकड़ों को कैसे देखना चाहिए और एफएनओ सेटअप कैसे लग रहे हैं, अब हम नई सीरीज में एंट्री लेने जा रहे हैं तो किन लेवल्स को वॉच करना चाहिए, ये सब समझाने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप देखें, वैसे तो ये सीरीज कल थोड़ा वीक हुई थी, लेकिन फिर भी इसने 4% का करीब निफ्टी ने रिटर्न दिया और 3.5% के आसपास का बैंक निफ्टी ने इस सीरीज के अंदर भी रिटर्न दिया। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट सीरीज भी रही है इस कैलेंडर ईयर की। ये सेकंड बेस्ट सीरीज है इस कैलेंडर ईयर की। इससे पहले अप्रैल मंथ की जो सीरीज थी वो वन ऑफ द फाइनेस्ट सीरीज थी, जहाँ पे निफ्टी ने 4.25% से ज्यादा का रिटर्न दिया था। अब आते हैं कि कल के सेशन में या फिर इस अगस्त सीरीज के अंदर हम एंटर कर रहे हैं तो क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं और क्या इसमें डाटा देखने वाला है। देखिए, ये ना 5th सीरीज है बैक टू बैक जो गेन के साथ है। दैट मीन्स पिछले 5 महीने से अगर आप बाजार में कोई चीज लेके बैठे हैं तो आप कम से कम इंडेक्स के तौर पर तो कमा ही रहे हैं। तो मार्केट के अंदर जब हम अगस्त सीरीज के अंदर गए हैं तो हालांकि हल्के शॉर्ट्स के साथ गए हैं, बट ओपन इंटरेस्ट अच्छा है। करीब 2-2.25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में निफ्टी पर, और करीब 1.25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है बैंक निफ्टी पर। ये यूजुअली मिलता नहीं है स्टार्टिंग में, ये मिलता है आपको 4 से 5 दिनों के बाद जब सीरीज के अंदर हम एंटर कर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर वॉलिडिटी रहेगी, ये इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आपका ओआई यानी कि ओपन सौदे मार्केट के अंदर काफी ज्यादा है, तो इसलिए इनका जो सेटलमेंट होगा वो आपको वॉलिडिटी जनरेट करेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप सीरीज के हिसाब से भी देख रहे हैं तो अपने पिछले 3 साल का अगस्त सीरीज का डाटा भी निकाला है, तो वो भी देखेंगे वो बैक टू बैक पॉजिटिव रहा है, क्योंकि हम 5 महीने से बैक टू बैक चल के आ रहे हैं पॉजिटिव डाटा के साथ। शायद इस सीरीज को हम थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन के तौर पर देखें। वो मैं 2 वजह से इसकी कह रहा हूँ। पहला, इसका मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है निफ्टी के, कम से कम वो है 19,800 से 20,000 के रेंज। आपको मालूम है कि रिलायंस के नंबर आने से पहले, इन्फोसिस के नंबर आने से पहले और फेड बैठक से पहले और कई अहम ट्रिगर से पहले भी ये डाटा हम देख चुके हैं। तो बार बार 2-3 बार का रेजिस्टेंस हमने लिया हुआ, 2-3 बार का अहम सपोर्ट हमारे पास 19,600 और 19,500 का है। सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के पास 46,200-300 का एक रेजिस्टेंस है। कल भी आपने डेज हाई 46,200 के ऊपर बनाया, लेकिन बंद हुए डेज लो पे जो कि 45,800 के भी नीचे था। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि मार्केट अभी एक टाइट रेंज के अंदर है। बैंक निफ्टी के लिए रेंज करीब 500-600 पॉइंट की बन रही है और निफ्टी के लिए रेंज करीब 300 पॉइंट की है। तो जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा, ये आपको शेक करता रहेगा। इसलिए जिनके पास पोजीशंस हैं, टाइट स्टॉप लॉस के साथ, सिट टाइट विद द स्टॉप लॉस, उनके साथ आप बैठे रहें और पोजीशंस को काटना सीखें। आप ऑलरेडी काफी अच्छे गेन्स पे हो, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं। दूसरा पॉइंट है कि अगर वो रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करके बैठा है, उसको भी टाइट स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करके भी बैठना चाहिए, कि सीरीज साइडवेज हो जाती है तो उसको भी रिटर्न मिलेगा। तो ये एक्चुअली में अगस्त सीरीज दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है। एक उन लोगों के लिए जिनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है और ये उन लोगों के लिए भी है जिनको शॉर्ट खोलने हैं। हालांकि इन दोनों ही केसेस में क्या ट्रेंड चेंज हो जाएगा मार्केट का, वो नहीं है, क्योंकि उसके लिए काफी ज्यादा आपको करेक्शन देनी होगी। तो ट्रेंड तो बुलिश रहेगा, बट हाँ, इस ट्रेंड के बीच में जो थोड़ा साइडवेज होता है वो आपको मिलेगा। दूसरी एक बात, धीरे धीरे करके आप ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलिडिटी रहेगी तो ऑप्शंस का प्ले आपको मिलेगा। बट हाँ, वो स्टॉप लॉसेस या फिर रेजिस्टेंस के रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद ही आप उसको इस्तेमाल करें। स्टॉक स्पेसिफिक रहें, अभी भी अर्निंग्स चल रही हैं तो थोड़ा अर्निंग्स पे ज्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके है, लेकिन जो अर्निंग्स आ रही हैं, नतीजे आ रहे हैं, उन पर नज़र रखें और फिर उसके बाद मार्केट पे अपना आगे निर्णय ले सकते हैं। शुक्रिया इस पूरी रणनीति को बताने के लिए डिम्पी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बाजार पर रणनीति की। तो बाजार पर क्या रणनीति हो, ये सुझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश बालविया। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत है टीना स्वदेश पर। जानना चाहेंगे, गिफ्ट निफ्टी में जो दबाव नज़र आ रहा है, रेड जोन में नज़र आ रहा है,
वो क्या संकेत दे रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट में जो कल के सेशन में हमने देखा एक एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में थोड़ा जरूर प्रेशर बनते हुए दिखा, लेकिन अगर हम रोल ओवर डेटा को देखें तो रोल ओवर डेटा में क्लियरली निफ्टी में लॉन्ग बिल्टअप के साइन देखने को मिले। ऑलमोस्ट 33 लाख शेयर्स का एडिशन देखने को मिला है सीरीज ऑन सीरीज कंपेयर करें तो, जो कि क्लियरली दिखता है कि लॉन्ग पोजीशंस रोल ओवर होते हुए दिखी है निफ्टी में। तो निफ्टी में तो स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है, जरूर यहाँ से थोड़ा डिप ले सकता है मार्केट, लेकिन हमें लगता है कि डिप्स में यहाँ पे वापस बाय करना चाहिए। जो मजबूत सपोर्ट एरिया बना हुआ है निफ्टी के लिए वो करीब बने हुए 19,600 19,500 के आसपास। जब तक ये लेवल वॉयलेट नहीं होते मार्केट में सच कोई डर वाला साइन नहीं है, या हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बड़ी यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में आते हुए दिखेगी आगे आने वाले दिनों में। 19,500 19,600 के आसपास से वापस से मार्केट एक अच्छा सपोर्ट लेते हुए दिखेगा, और जिस तरीके के रोल ओवर डेटा बने हुए हमें लगता है कि वापस से एक मोमेंटम हायर साइड पे यहाँ से बनते हुए दिखेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जरूर थोड़ा सा शेडिंग हुआ है, ओपन इंटरेस्ट में करीब 3.5 लाख शेयर्स कम हुए हैं पिछली सीरीज से, तो वहां जरूर डेटा देखना होगा कि किस तरीके से डेटा अब बनते हुए दिखता है सीरीज की शुरुआत में अगस्त में, और अगर वहां पे वापस एडिशन अगले 1-2 सेशन में बनते हुए दिखते हैं तो बैंक निफ्टी का भी ओवरऑल सेटअप तो बुलिश ही है। तो एज सच हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई बड़ा करेक्शन या बड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यू होगा। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना है, 19,500 550 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें बैंक निफ्टी में, और पोजीशन लॉन्ग साइड के इंटेक्ट रखें। मार्केट वाइड रोल ओवर भी देखें तो इनलाइन ही रहा है, लास्ट सीरीज से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट इनलाइन रहा है। तो मार्केट वाइड रोल ओवर भी यहाँ पे फेवर में ही है, बुलिश डायरेक्शन के। तो हमें लगता है कि लॉन्ग साइड के ट्रेड में ही यहाँ पे अभी पैसा बनेगा, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है हमें लगता है कि मार्केट का मूड माहौल अभी तेजी की तरफ है और ये कंटिन्यू रहेगा। अब आज के सेशन में हमें लगता है कि अगर लॉन्ग साइड के ट्रेड इनिशिएट करना है तो 2 स्टॉक्स पे हमारी नजर है, जहाँ पे हमें लगता है डीएलएफ एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है, जहाँ पे एक अच्छे मोमेंटम हमने पिछले सेशन में देखने को मिले। पूरे ही सेक्टर में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनी थी कल के सेशन में, और जिस तरीके से डीएलएफ डे हाई की तरफ बंद हुआ, एक लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिला है रोल ओवर डेटा में। हमें लगता है डीएलएफ को बाय किया जा सकता है 500 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड के टारगेट हमें लग रहा है 545 तक आते हुए दिख सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो हमें लगता है भारत फोर्ज यहाँ पे देखना चाहिए। भारत फोर्ज में भी जिस तरीके का डेटा सेटअप बना है सीरीज ऑन सीरीज बेसिस पे, यहाँ पे हमें लगता है एक अच्छी तेजी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। 930 तक की अपसाइड हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 888 के आसपास। ठीक है, थैंक यू राजेश जी समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो बाजार ओवरऑल पॉजिटिव नजर आ रहा है, और यहाँ से अगस्त सीरीज भी अच्छी दिखाई दे रही है, डरने की बात नहीं है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अपना के चल सकते हैं। अब आते हैं खबरों और नतीजों पर। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए, सबसे पहले तो नतीजों से शुरुआत करिए। कल बाजार बंद होने के बाद कौन से नंबर्स आए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है ऑफ कोर्स निफ्टी अर्निंग्स जो थे वो जो थे पोस्ट मार्केट आज नहीं आए थे, लेकिन जो कैश मार्केट है और एफएनओ मार्केट है यहाँ पे अच्छी मूवमेंट आई, और कुछ चुनिंदा शेयर्स है जो आज अच्छे रिएक्ट कर सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं, उसे हम लाते हैं। सबसे पहले इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना के नंबर्स के बारे में बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, और याद रखिए इनके जो ऑर्डर बुक की जो आउटलाइन है और गाइडेंस है उसमें भी स्ट्रेंथ दिखने मिली है। सोना कॉमस्टार की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है लगभग 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, और हमने ये ट्रेंड कल ईटीन और स्वदेश में पकड़ा भी था कि धीरे धीरे करके एक पॉजिटिव नज़रिया जो है ऑटो एंसिलरी के लिए यूरोप के जो सेगमेंट है वहाँ से आ रही है, और ये सोना बीएलडब्ल्यू में यूरोप का कंट्रीब्यूशन जो है रेवेन्यू एक्सपोजर से वो भी एक हायर साइड पे है। अजंता फार्मा की बात करें तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देखने मिली है, और मार्जिन्स में भी आप देखें तो लगभग 300 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। इंडियन होटल स्टॉक में जो है ऑलरेडी बहुत तेज़ी देखने मिली थी, और ओवरऑल थोड़ी वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, तो यहाँ पे थोड़ी इम्पैक्ट ज़रूर आ सकती है। एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आए हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करें तो सारे सीमेंट पैक में जो है मिले जुले नतीजे हैं, और यहाँ पे थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, और मार्जिन्स में देखें तो 417 बेसिस पॉइंट्स का जो है गिरावट देखने मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आपकी ब्रोकिंग फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे रेवेन्यूज़ जो है 46% बढ़ी हैं, और वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 3 गुना बढ़ गई हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो है एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर आपके नंबर्स देखने मिले, और क्योंकि फीस और हायर अदर इनकम जो है सीक्वेंशियली यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है। बीएल की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। मार्जिन्स में 240 बेसिस पॉइंट्स का
जो है इंक्रीज आया है। और मैक्रोटेक डेवलपर्स के लार्जली मिक्स टू इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स कह सकते हैं, क्योंकि जो रियल एस्टेट का बिजनेस होता है वहाँ पे फाइनेंशियल्स कम आए हैं, लेकिन जो प्री सेल्स के आंकड़े वो ज़्यादा आए हैं, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन एक रियल एस्टेट कंपनी का बहुत लंपी होता है और अलग अलग स्टेजेस में होता है। तो फाइनेंशियल नंबर्स थोड़े वीक हैं, हालांकि ऑपरेशनल नंबर्स उसमें स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। और शरद, जानना चाहेंगे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आज खबरों में बने रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, प्राइमरी मार्केट्स में जो है एक्शन में फोकस रहेगा। यथार्थ हॉस्पिटल का आज आखिरी दिन है आईपीओ का, सब्सक्रिप्शन का, और दूसरे दिन में लगभग 3 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन जो है देखने मिला था। आईटीसी का अहम कॉन कॉल हुआ था डीमर्जर पे कल शाम को, और यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट टेकअवेज इंक्लूड करते हैं। मैनेजमेंट ने कहा कि डीमर्जर जो है टैक्स न्यूट्रल होने वाला है, और वो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के हैं उनको वो ढूंढने वाले हैं। और आगे जाते हुए आईटीसी कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा स्टेक डाइल्यूशन पे जो अरेंजमेंट होगी इन्वेस्टर्स के साथ। इसके अलावा जो सेगमेंट आरओसी होती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो जो है बढ़ सकता है 18 से लेके 20% तक। और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है वो जो है डबल डिजिट पे आ सकता है 10% का। मोतीलाल ओसवाल का इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, तो सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आपका जो ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है वो जो है एक होली ओन्ड आर्म बन जाएगा, उसका सेल हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो है जो प्राइवेट वेल्थ बिजनेस है, जो एक हाई मार्जिन बिजनेस है जहाँ पे लगभग 20% रेवेन्यू आता है, वो जो है मेन आपका कह सकते हैं पेरेंट कंपनी में आ जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंजेस बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, लेकिन हमारी जो बात हो रही है एक ब्रोकिंग कंपनी का वैल्यूएशन जो है ऑलमोस्ट 10 to 12 टाइम्स ट्रेड होता है, और अगर वही प्राइवेट वेल्थ की बात करें तो वो 20 टाइम्स के ऊपर होता है। तो अब कंपनी अगर इस हाई मार्जिन बिजनेस में जा रही है तो वैल्यूएशन री रेटिंग भी देखने मिल सकता है। पिरामल फार्मा की बात करें तो राइट्स इशू प्राइस लगभग 81 रुपीज़ पर शेयर पे है। एंटाइटलमेंट रेशियो है, अगर आप 46 शेयर्स होल्ड करते तो आपको 5 शेयर्स मिलेगी। राइट्स इशू साइज 1050 करोड़ का, जो रिकॉर्ड डेट है वो 2 अगस्त का है। हालांकि इम्पैक्ट ईपीएस पे नहीं ज़्यादा आने वाला है। पिरामल एंटरप्राइज आज बायबैक कंसिडर करने वाले, और एक्सिस कैपिटल का मानना है कि ये बायबैक एक प्रीमियम 10 से लेकर 20% तक की प्रीमियम में आ सकती है। आरबीएनएल के ओएफएस के लिए आज रिटेल निवेशक अप्लाई कर सकते हैं। कल जो था नॉन रिटेल के लिए था और 2.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। फ्लो प्राइस जो है याद रखिएगा 119 रुपये प्रति शेयर है। मास फाइनेंशियल सर्विस में सोसाइटी जनरल ने 6 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की। वही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे 28 लाख शेयर्स की जो है बाइंग देखने मिली, और कल ट्रेड में वॉल्यूम्स में स्ट्रेंथ आया था इंडिया बुल्स का डिलीवरी में। अदानी एंटरप्राइज की आर्म जो है उन्होंने लगभग 3000 करोड़ की ट्रेड फाइनेंसिंग फैसिलिटी उठा ली है बार्कलेज और डॉश बैंक से, लेकिन ये यूज़ करने वाले सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इप्का लैब्स में सीसीआई की अप्रूवल आई है, जहाँ पे यूनिकैम लैब लगभग 60% स्टेक एक्वायर करेंगे। आईआरएफसी राइट्स ने एमओयू साइन कर लिया है, जहाँ पे वो रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे जो है काम करेंगे। श्याम मेटालिक्स के नंबर्स जो है लार्जली इनलाइन या अच्छे नंबर्स देखने मिले थे, लेकिन जो बोर्ड की अप्रूवल आई है वो वहाँ पे 3000 करोड़ रुपए इक्विटी ज़रा जो है उठाने वाले हैं। लुपिन जो है रेजोल्यूशन आ गए यूएसएफडीए के वार्निंग लेटर के लिए, गोवा और पीथमपुर फैसिलिटीज़ के लिए, और ये रेजोल्यूशन जब कंप्लीट हो जाता है तो एक टाइप से पॉजिटिव माना जाता है स्टॉक के लिए। और आखिर में वॉकहार्ट की एक टर्न अराउंड पे कमेंट्री आई है, जहाँ पे वो अपनी यूएस ऑपरेशंस को टर्न अराउंड करेंगे, और उनके एक वैक्सीनेशन की टाई अप सीरम इंस्टीट्यूट के साथ रहेगी। तो बहुत अर्निंग स्पेसिफिक और कह सकते हैं कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रहे हैं आज। बिल्कुल, तो बहुत सारे शेयर जहां खबरें आज दिन भर बनी रहेंगी। शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। जान लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। वामाक्षी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम श्रीराम फाइनेंस के साथ। हम देख रहे हैं कि एचएसबीसी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि मुनाफा अनुमान से मजबूत कंपनी ने रिपोर्ट किया है, लो प्रोविजंस और के चलते। और ओवरऑल अगर हम देखें तो वैल्यूएशन मल्टीपल भी उन्होंने रेस किए हैं, क्योंकि काफ़ी मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक नजर आ रहा है। ऑल इन ऑल एचएसबीसी की तरफ से खरीदारी की आ रही है। उन्होंने अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है श्रीराम फाइनेंस पर 2100 से बढ़ाकर 2280 रुपीज़ प्रति शेयर पर इन्होंने कर दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेस्ले भी हमारे रेडार पर है। कल कंपनी के दूसरे तिमाही कैलेंडर ईयर 2023 के नतीजे आए थे, और ओवरऑल अगर हम देखें तो ब्रोकरेजेस का कहना है कि वॉल्यूम फ्रंट पर कंपनी ने अनुमान से कमज़ोर वॉल्यूम मिस किए हैं, मगर ये थोड़ा सा ऑफसेट हुआ है मार्जिन एक्सपेंशन के चलते। रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये ब्रॉड बेस रही है, और ओवरऑल ब्रोकरेजेस का कहना है कि वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव नज़र आ रहे हैं। तो इसी के चलते जेफरीज ने अपनी होल्ड की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस हालांकि उन्होंने बढ़ाया है
19,300 से बढ़ाकर 19,900 किया है और मैक्वायरी ने अपनी न्यूट्रल की राय बरकरार रखी है टारगेट प्राइस 22,000 के साथ। इसके अलावा लॉरस लैब्स भी फोकस में रहेगा। जेफरीज का कहना है कि कंपनी ने अनुमान को मिस किया है 4th कंसेक्यूटिव क्वार्टर के लिए। EBITDA मार्जिन भी मल्टी क्वार्टर लो पर है। CDMO परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर है और इसी के चलते अंडर परफॉर्म की राय आ रही है इनकी तरफ से। भारतीय एयरटेल भी हमारे रेडार पर है। कल हमने देखा था कि एयरटेल अफ्रीका ने अपने नंबर्स पेश किए थे। CLSA का कहना है कि पहले तिमाही में अफ्रीका की रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान से मजबूत रही है, मगर नाइजीरियन नायरा के डिवैल्यूएशन के चलते कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है। ओवरऑल इसी के चलते CLSA ने खरीदारी की राय दी है टारगेट प्राइस 1030 के साथ। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे ACC पर। ब्रोकरेजेस का लार्जली कहना है कि Q1 काफ़ी मजबूत क्वार्टर रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट सरप्राइजेस जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो 24% ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ और 7% गिरावट कॉस्ट पर टन में। रियलाइजेशन हालांकि थोड़े से वीक थे, मगर कैश पोजीशन ने थोड़ा सा यहाँ पर हमने मूव डाउन देखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ओवरऑल अगर हम देखें ACC पर मैक्वायरी की तरफ से न्यूट्रल की राय आ रही है और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अंडरवेट की राय आ रही है। शुक्रिया वामाक्षी ब्रोकरेज हाउसेस पर नज़र डालने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कमोडिटी मार्केट पर कहाँ नज़र रखें ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं IIFL से के अनुज गुप्ता। अनुज, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है 18 आवर्स विदेश पर। जानना चाहेंगे क्योंकि चिंता सप्लाई को लेकर के थी, क्रूड अप्रैल के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर बंद हुआ है, तो क्रूड में फिलहाल आप क्या राय दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, क्रूड हमने देखा है कि $83 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक पॉजिटिव ट्रेंड वहां पर कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया है। MCX में हमने देखा कि 6550 के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। यहाँ पर हमें लगता है कि अभी भी एक अच्छा मूवमेंट बाकी है जो ऊपर में 85-86 के लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। थोड़ा डिप अगर मिलता है करीबन 6450 के आसपास तक तो खरीदारी करना चाहिए। 6350 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर 6600 तक देखा जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी क्रूड में रहेगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $84-85 तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में आ सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू अनुज आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो क्रूड पर ये राय और सोने में बिकवाली करने की राय आपको अनुज की तरफ से। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से इजाजत, नमस्कार।